हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है और उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देखना है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को। तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है उसको देख लेते हैं। The one dimensional heat equation is del U upon del T equal to C square del 2U upon del X square। तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो होती है हमारी वो क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है जो कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसमें जो सिंबल हमने यूज किए हैं उनको समझ लेते हैं। तो जो यू है हमारा यहाँ पर, यू है हमारा टेम्परेचर, टी जो है वो टाइम है, एक्स जो है वो लेंथ है और सी जो है वो एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये होती है हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती थी उसमें दोनों साइड सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स होते थे, लेकिन वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन में टाइम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है और लेंथ के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को समझा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज, क्या होती है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन? अभी मैंने बताया आपको, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन वन बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो मेथड होता है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो उससे सोल्व करेंगे तो कैसे से अप्लाई करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को? सबसे पहले देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इक्वेशन वन में, यानी किसका डिफरेंशियल हुआ? यू का। तो यू को लेट करते हैं, किस किस का फंक्शन है यू? एक्स का और टी का। तो हम यू को लेट कर लेंगे कैपिटल एक्स इनटू कैपिटल टी और इसको बोलेंगे इक्वेशन टू। वेयर कैपिटल एक्स क्या है? वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली and capital T is the function of small t only। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन वन में है हमें डेल यू अपॉन डेल टी गिवन है। ठीक है, यानी डेल यू अपॉन डेल टी होता है। तो पहले आप इसका इक्वेशन टू से आप फाइंड करिए डेल यू अपॉन डेल टी, यानी इक्वेशन टू को डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के रेस्पेक्ट में वन टाइम। तो यू को किया तो डेल यू अपॉन डेल टी, जब टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कैपिटल एक्स कॉन्स्टेंट और कैपिटल टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी स्मॉल टी। इसी तरह से अब आप फाइंड करेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी इक्वेशन टू को डिफरेंशिएट करेंगे टू टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कर दीजिए, तो यू का हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस बार टी कांस्टेंट हो जाएगा, कैपिटल एक्स का हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन वन, अब इक्वेशन वन में इन दोनों डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है ये पुट कर देते हैं। ये जो वैल्यू फाइंड की है क्या आई? ये वैल्यू एक्स डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू सी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, यानी हम क्या करेंगे? एक्स एक साइड करेंगे और टी के जो भी फंक्शन है उनको एक साइड करेंगे। तो देखिए सी स्क्वायर टी जो है यही, इसको टी की साइड ले जाते हैं। तो सी स्क्वायर को हमें सर टी की साइड रखना है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सी स्क्वायर टी
डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू, ये कैपिटल एक्स इस साइड आ जाएगा तो 1/x d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हैं आप, पहले एक्स को भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले एक्स वाला फंक्शन लिख लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं। इक्वल टू 1/c² टी डी टी अपॉन टी टी। अब ये सेपरेट हो गए। ठीक है, अब दो चीजें आपस में इक्वल हैं तो किसी ना किसी एक क्वांटिटी के इक्वल होंगे वो। ठीक है, तो अब जब भी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो ये यहाँ पर हम हमेशा एक नेगेटिव नंबर लेते हैं। तो नेगेटिव लेंगे हम, यानी हमें क्या लेना है यहाँ पर, हमेशा -k² लेना है, क्योंकि तभी फिजिकल नेचर को सेटिस्फाई कर पाएगी इक्वेशन, अदरवाइज नहीं करेगी। जब भी हीट इक्वेशन को आपको सोल्व करना है तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, -k² लेनी है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब एक बार x को लेंगे -k² के साथ, और एक बार जो एक t वाला फंक्शन है इसको लेंगे। तो पहले मैं x को ले लेता हूँ। ठीक है, तो x को ले लेते हैं, तो 1/x d2x/dx² इक्वल टू -k²। ये जो x है ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, जब राइट में जाएगा तो हो जाएगा इक्वल टू -k²x। सबको वन साइडेड करेंगे तो आएगा d2x/dx² प्लस k² कैपिटल X इक्वल टू 0। अब अगर हम d/dx को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी d² प्लस k² इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 4 बोल सकता हूँ। अब इक्वेशन 4 को सोल्व करना है तो कैसे सोल्व होगी, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करते हैं, ये जो डी का फंक्शन है इसमें डी के प्लेस पर एम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m² प्लस k², और इसको किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 पे। तो इससे m की क्या वैल्यू आएगी, आपकी m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा k। अब जो रूट्स मिले आपको, वो रूट्स कैसे मिले, इमेजिनरी मिले। तो सी एफ लिखेंगे तो सी एफ किस में आएगी, साइन कोस में आएगी। तो सी एफ हो जाएगी C1 कोस kx प्लस C2 साइन के स्मॉल एक्स इसलिए क्योंकि इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्मॉल एक्स है। अब लिखेंगे हम सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 का जो सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल x, तो x के इक्वल लिखा जाएगा CF प्लस PI। अब PI तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो CF इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x इक्वल टू C1 कोस kx प्लस C2 साइन kx। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ अब की बार आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से, अभी तो आपने x को लिया था -k² के साथ, अब की बार t को ले लेंगे। तो t को ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/c² कितना, dt/dt इक्वल टू -k²। अब इसको हमने c²t को राइट साइड में ले गए तो कितना हो गया, dt/dt इक्वल टू -k²c²t। इसको वन साइडेड करेंगे तो कितना आएगा, dt/dt प्लस k²c²t इक्वल टू 0। अब अगर हम इस d/dt को कैपिटल D बोलें तो ये लिखा जा सकता है d प्लस k²c² इंटू t इक्वल टू 0। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो द ए इज, डी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे इसमें, m, तो m प्लस k²c² इक्वल टू किसके कर देंगे, 0 के। तो m कितना आया, -k²c²। तो कितना रूट मिला आपको, 1 रूट मिला। और कैसे मिला, रियल रूट मिला। तो रियल रूट के केस में अब जब CF लिखेंगे आप, तो रियल रूट के केस में CF कैसी होती है, e की पावर में लिखते हैं आप।
तो देखिए C1 C2 तो आप यूज कर चुके हैं जब आपने x की वैल्यू लिखी थी। तो अब क्या लिखेंगे आप, C3। तो C3 e⁻m, यही तो है, माइनस k²c² इंटू टी आएगा, इस बार x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t है इक्वेशन में। तो ये हो गई CF। अब आप लिखेंगे किसका, इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन। तो 5 का सॉल्यूशन किसके इक्वल लिखा जाएगा, टी के इक्वल, यहाँ पर कैपिटल टी। और वो क्या होगा, इक्वल टू CF होगा क्योंकि PI यहाँ पर 0 होगी। तो कैपिटल टी लिख दीजिए, कितना आएगा, कैपिटल टी आया आपका C3 e⁻ माइनस k²c²t। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल टी, देख लीजिए। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 में आपने जो सॉल्यूशन कंसीडर किया था वो क्या किया था, u इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू अभी आपने फाइंड की, ये आई है, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, C1 cos kx प्लस C2 sin kx इंटू टी की वैल्यू आई है कैपिटल टी की C3 e⁻ k²c² इंटू टी। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन 6। और ये जो इक्वेशन 6 है, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल सॉल्यूशन बोलते हैं, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का। ठीक है, तो अब जितने भी हीट इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है, उसमें हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 से लेकर इक्वेशन 6 तक का जो काम होगा हमारा वो कॉमन होगा हर क्वेश्चन में। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 6 तक आपको करना ही पड़ेगा। फिर इक्वेशन 6 के बाद हम सोल्व किया करेंगे जो भी क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन दिया गिवन होंगी, उनको उस पर अप्लाई किया करेंगे। तो इसीलिए इक्वेशन 6 को हम बोलते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। तो द इक्वेशन 6 इज कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का ये जर्नल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये याद भी होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इक्वेशन 6 तक का काम अब आप खुद से किया करेंगे। ठीक है, मैं इक्वेशन 6 से लिया करूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा अब इसके लिए। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का। ठीक है, अब इस पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कम से कम एक प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लें जिससे मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना है हमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपको, एक तो बात ये ध्यान रखिए, जब भी टेम्परेचर की बात होगी तो यानी हीट इक्वेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। और जब डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात होती है, डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रिंग की, तो वहां पर आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन लगानी होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का जिक्र हुआ है, देखिए फाइंड द टेम्परेचर इन अ बार ऑफ लेंथ 2 whose ends are kept at 0 एंड लेटरल सरफेस इंसुलेटेड। ठीक है, तो पहले इस बात को समझिए। देखिए एक बार है आपका, सपोज ये बार है आपका, इसके दो एंड हैं। फर्स्ट एंड को मैं ए बोल दूंगा और सेकंड एंड को बी बोल दूंगा। और इसकी लेंथ कितनी है भाई, लेंथ है इसकी 2। तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। अब क्या गिवन है कि जो इसके एंड्स हैं आर केप्ट एट 0 टेम्परेचर, मतलब इसके जो एंड्स हैं ए और बी, इस पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 है। तो यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन होता है आपका, यू। तो यू इक्वल टू यहाँ पर भी कितना है, ए पर 0 और बी पर भी टेम्परेचर कितना है, यू 0 है। और एक बात और, जब आप लेंथ ए से मेजर करनी स्टार्ट करेंगे तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं आप लेंथ को। तो यहाँ पर ए पर लेंथ कितनी होगी, 0। जब ए से आप बी पर पहुंच जाएंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। क्लियर। कहने का मतलब यहाँ पर दोनों बाउंड्री कंडीशंस आपको मिल चुकी हैं। उसके बाद उसने इनिशियल कंडीशन भी दी है। इनिशियल कंडीशन ये है, इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज दिस। इनिशियल टेम्परेचर का मतलब क्या है, एट टी इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब जब टाइम क्या होता है, 0 होता है। तो टेम्परेचर ये गिवन है, टेम्परेचर मतलब कौन, यू गिवन है आपको, कितना, साइन
5x/2 प्लस 3 sin 5πx/2। तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई। अब देखिए क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। तो कैसे सोल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हम द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज, क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब इसके बाद लिख लेते हैं हम बाउंड्री कंडीशन। द बाउंड्री कंडीशंस, और क्या है बाउंड्री कंडीशंस, दोनों एंड पर देखिए टेम्परेचर कितना है, 0। यानी फर्स्ट कंडीशन हो गई एट एक्स इक्वल टू 0 पर यू कितना है, 0। या आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, यू जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, एक्स का और टी का। तो एक्स के प्लेस पर आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यू भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर आप क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस बाउंड्री कंडीशन को। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है आपकी, दूसरे एंड पर जाइए। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, 2, और टेम्परेचर यहाँ पर भी 0 है, यानी यू 0। दैट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस बार x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2, टी एज इट इज। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसके बाद आपको देखना है इनिशियल कंडीशन। तो द इनिशियल कंडीशन इज, इनिशियल कंडीशन मतलब जब t इक्वल टू क्या है, 0, तो टेम्परेचर कितना गिवन है, u इक्वल टू साइन πx/2 प्लस 3 sin 5πx/2। क्लियर। अब इसे सोल्व करना है आपको। तो सोल्व कैसे करेंगे देखिए। लेट यू किस किस का फंक्शन था भाई, एक्स का और टी को। तो एक्स को लेट करें, यू को लेट करेंगे एक्स इंटू टी, एंड लिख देंगे वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली एंड कैपिटल टी इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली। अब अभी जो मैंने क्वेश्चन करा, जनरल सॉल्यूशन फाइंड कराया था, मैं उसको डायरेक्ट ले रहा हूँ। आपको वहां तक का काम करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या ले लेता हूँ इसका, C1 कोस के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स इंटू C3 e⁻⁻k² C² इसको मैं इक्वेशन भी 6 बोल देता हूँ, जिससे आपको याद रहे कि 2 से 6 तक आपको जाना है, सारे स्टेप्स करके दिखाने हैं। ठीक है। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद, जनरल सॉल्यूशन पर पहुंचने के बाद हम यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशंस को और इनिशियल कंडीशंस को। तो सबसे पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, वो क्या है, x इक्वल टू 0 पर u कितना है, 0। यू के प्लेस पर 0 कर दिया इक्वेशन 6 में, और एक्स के प्लेस पर यहाँ पर 0 होगा तो कोस 0 1 C1 बचेगा। यहाँ पर 0 होगा तो साइन 0 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा, C3 e⁻⁻k² C²T। अब इसमें से देखिए एक फैक्टर 0 होगा तो C3 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि C3 0 0 हुआ तो इक्वेशन 6 पूरी 0 हो जाएगी, और ये भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 होगा तब भी इक्वेशन 6 0 हो जाएगी। तो कौन 0 होगा, C1 0 होगा। अब C1 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, ऑन पुटिंग C1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे C1 की वैल्यू। क्या आ जाएगी, इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी, C1 यहाँ पर 0 किया तो ये टर्म हट जाएगी, तो कितना बचेगा, C2 साइन के एक्स इंटू C3 e⁻⁻k²C²T। क्लियर है भाई। या आप एक काम और कर सकते हैं, C2 और C3 को एक साथ लिख सकते हैं। तो C2 C3 साइन के एक्स इंटू e⁻⁻k²C²T, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 7। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करिए। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर यू कितना गिवन है, 0। तो कर दीजिए यू के प्लेस पर 0, इक्वेशन 7 पे अप्लाई करेंगे। अब ये हम, अभी 6 इंप्रूव होके 7 हो चुकी है, 7 पे अप्लाई करेंगे। तो u इक्वल टू 0, तो 0 पुट किया, C2 C3 एज इट इज, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है इसमें x 0 नहीं है, बल्कि x कितना है, 2 है।
दूसरे एंड पर एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 पुट करेंगे। साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2k इंटू e⁻−k²c² t। अब इसमें से फिर से एक फैक्टर जीरो होगा, तो C2 C3 तो जीरो हो नहीं सकता कोई भी, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो इक्वेशन 6 पूरी जीरो हो जाएगी, और ना ही ये जीरो होगा। तो कौन जीरो होगा, sin 2k जीरो होगा। और साइन में जीरो किसकी वैल्यू होती है, साइन n पाई की वैल्यू जीरो होती है। तो थीटा को थीटा से कंपेयर कर दीजिए, तो 2k इक्वल टू आया n पाई, तो k इक्वल टू आया n पाई/2। अब ये k की वैल्यू किस में पुट करेंगे आप, इक्वेशन 7 में पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 7 क्या बन जाएगी, u इक्वल टू C2 C3 इंटू द साइन के एक्स, तो k की वैल्यू आई है n पाई/2 x हो जाएगा। और यहाँ पर था e⁻−k², तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो -n²π² अपॉन 4 इंटू c²t। तो इस इक्वेशन को बोलेंगे अब आप इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि 7 तक ऑलरेडी बन चुकी है। तो दोनों बाउंड्री कंडीशंस हमने यूज कर ली। अब उसके बाद हमें यूज करनी है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या थी हमारी, देखिए यू टी इक्वल टू 0 पे यू की ये वैल्यू दे रखी है। तो इस कंडीशन में जो साइन की टर्म्स हैं, हमारी जो टर्म्स हैं वो कितनी है, एक से ज्यादा है। तो जब भी एक से ज्यादा टर्म होती है तो इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले हम पहले जिस पर अप्लाई करनी है इसको जर्नलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको इक्वेशन 6 8 रहने दो बोलने से। ठीक है, लेट पहले इसको जनरलाइज कर लीजिए, तो C2 C3 को क्या बोलेंगे आप, bn बोलेंगे। तो u इक्वल टू हो जाएगा समेशन bn साइन n पाई x/2 इंटू e⁻²π²c²t/4 एंड n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। अब इसको इक्वेशन 8 बोल दीजिए और इस पर कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या है आपकी, t इक्वल टू 0 पर u कितना दे रखा है आपको, u दे रखा है साइन πx/2 प्लस 3 साइन 5πx/2, यही तो गिवन था। तो ठीक है, u के प्लेस पर ये रख देते हैं, साइन πx/2 ये पुट कर दिया, प्लस 3 साइन 5πx/2 ये पुट कर दिया हमने यू के प्लेस पर इधर, इक्वल टू समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई x/2। और जब t के प्लेस पर जीरो किया तो e की पावर जीरो कितना हो गया, 1 हो गया। तो यही मिलेगा आपको। अब कंपैरिजन करनी है आपको दोनों साइड टर्म्स की। सबसे पहले आप इस समेशन को ओपन कर दीजिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। चलिए समेशन को ओपन करते हैं, एन के प्लेस पर 1 2 3 पुट करते हैं। तो जब n 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी b1 साइन πx/2। जब 2 पुट करेंगे तो मिलेगा b2 साइन 2πx/2। 3 पुट करेंगे तो b3 साइन 3πx/2। 4 पुट करेंगे तो b4 साइन 4πx/2। 5 करेंगे तो b5 साइन 5πx/2 एंड सो ऑन। यहाँ तक क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखना था 5πx/2 तक जाना था। ठीक है, तो मैं वहां तक चला गया हूँ। अब देखिए लाइक टर्म को कंपेयर करिए, तो ये है यहाँ पर साइन πx/2 और ये इधर भी है। तो इधर इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और इधर कितना है b1। तो इससे कंपैरिजन से क्या मिलेगा आपको, b1 मिल जाएगा आपका 1। अब ये वाली टर्म देखिए, क्या ये राइट हैंड साइड में है साइन 5πx/2, तो ये रही, ये देखिए इसका कोफिशिएंट है यहाँ b5 और यहाँ पर कितना है 3, तो b5 मिला आपको 3। अब बाकी ये जो टर्म्स हैं ये और कोई टर्म्स जो राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट में नहीं है। तो यानी b2 b3 b4 b5 तो मिल चुका है, b6 एंड सो ऑन, ये सभी कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब क्या करेंगे आप, अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए b1 b2 b3 b4 b5 b6 ये जितने भी हैं इनकी वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 8 में पुट करेंगे। तो चलिए मैं पुट कर देता हूं। तो पहले तो इक्वेशन 8 को लिख लेता हूँ। इक्वेशन 8 क्या है,
n bearing from 1 to infinite bn sin n pi x by 2 into e to the power minus n square pi square c square t अपॉन 4, यही तो है इक्वेशन 8। अब इसमें मैं b1 b2 b3 पुट करूंगा तो ऐसे तो पुट हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ तो bn है। सबसे पहले इसको ओपन कर देते हैं, तो ओपन कर लीजिए भाई इसको। पहले आएगा b1 फर्स्ट टाइम के लिए साइन पाई एक्स बाई 2, यहाँ पर आएगा e की पावर n के प्लेस पर 1 तो माइनस पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4, प्लस आगे आएगा सेकंड टर्म में b2 साइन 2 पाई एक्स बाई 2 इंटू ई की पावर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4। फिर आगे आएगा b3 में b3 साइन 3 पाई एक्स बाई 2 इंटू ई की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4। फिर आएगा b4 साइन 4 पाई एक्स बाई 2 ई टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4। फिर आएगा b5 साइन 5 पाई एक्स बाई 2 इंटू ई टू द पावर 5 का स्क्वायर 25 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4 एंड सो ऑन। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए b1 और b2 b3 b5 की। देखिए b1 की जो वैल्यू आई थी हमारी वो कितनी आई थी, यहाँ पर देख लीजिए। b1 आया था 1 और b5 3, बाकी सब 0। तो b1 के प्लेस पर 1 पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पर बचा साइन पाई एक्स बाई 2 ई टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4। b2 जीरो है तो ये टर्म जीरो, b3 भी जीरो है, ये टर्म भी जीरो, b4 जीरो है, ये टर्म भी जीरो, b5 कितना था, b5 आया था हमारा 3, तो ये आ जाएगा 3 साइन 5 पाई एक्स बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 25 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4। और बाकी आगे की जो टर्म्स हैं ये भी सब जीरो हो जाएंगी क्योंकि b6 b7 सब जीरो है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।